वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 37 और 37 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। तहा यह प्रसंग है, मिला। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति होवे है। ठीक है, तो बात यह चल रही है, कल बताया था कि अविनाभाव संबंध रूप व्याप्ति, अविनाभाव संबंध ही क्या है? व्याप्ति है। तो एक होता है व्याप्य, एक होता है व्यापक, और व्यापक की व्याप्ति व्याप्य पर रहती है। जैसे वन्नी व्यापक है, धूम व्याप्य है, और धूम पर वन्नी की क्या है? व्याप्ति है। अर्थात वन्नी का अविनाभाव रूप संबंध धूम में है, किंतु धूम का अविनाभाव रूप संबंध वन्नी में नहीं है। अर्थात धूम की व्याप्ति वन्नी में नहीं है। ये बात बता दी। और एक नियम बताया कि व्यापक की व्याप्ति व्याप्य पर होती है, किंतु जैसे व्यापक की व्याप्ति व्याप्य पर होती है, उस प्रकार दो पदार्थ यदि समान देश और समान काल में रहने वाले हो तो उनकी भी एक दूसरे पर क्या होती है? व्याप्ति होती है। इस बात को बताया था। और इसके लिए उदाहरण भी दिया था कि जैसे पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी में रहती है और गंध गुण भी पृथ्वी में रहता है, तो जहां जहां पृथ्वीत्व जाति है वहां वहां गंध है, जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वीत्व जाति है। दोनों समान देश में हो गए। अतः पृथ्वीत्व की व्याप्ति गंध पर और गंध की व्याप्ति पृथ्वीत्व पर, पृथ्वीत्व जाति पर। इस बात को बताया। उसी प्रकार बताया था कि जलत्व जाति और स्नेह गुण दोनों समान देश में समान काल में है, क्योंकि जलत्व जाति जल में रह रही है और उसी जल में स्नेह गुण भी रह रहा है। अतः दोनों समान देश में हुई, और समान देश में होने के कारण जलत्व की व्याप्ति स्नेह पर है और स्नेह की व्याप्ति जलत्व पर है। इस बात को बताया। किंतु फिर किसी ने शंका की। क्या शंका की थी? कि जलत्व अधिक देश में है, स्नेह कम देश में है, अर्थात कम काल में है। उसी प्रकार पृथ्वीत्व जाति भी अधिक काल में है और गंध गुण न्यून काल में है। तात्पर्य पृथ्वीत्व जाति और गंध गुण दोनों समान देश समान काल में नहीं है, और जलत्व जाति और स्नेह गुण भी समान देश समान काल में नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो उस पूर्व पक्षी ने बताया था एक नियम होता है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। कोई भी द्रव्य जब उत्पन्न होता है तो वह एक क्षण के लिए निर्गुण अर्थात गुण रहित और निष्क्रिय होता है। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तो उस समय उस पृथ्वी में एक क्षण के लिए कोई गुण नहीं है, एक क्षण के बाद गुण आता है, गंध गुण। किंतु पृथ्वीत्व जाति तो पृथ्वी में उत्पन्न काल में भी है, प्रथम क्षण में भी है, तो पृथ्वीत्व जाति अधिक काल में रही। दूसरे क्षण में आया कौन? गंध गुण। फिर गुणों की उत्पत्ति दूसरे क्षण में क्यों मानते हैं नहीं आई? उसका भी कारण है, क्योंकि गुण के प्रति गुणी कारण होता है। जैसे गंध गुण है और गुणी हुई पृथ्वी, पृथ्वी कारण है और गंध कार्य है। और यदि समझ लीजिए पृथ्वी जिस क्षण में उत्पन्न हो रही है उसी क्षण में गंध की उत्पत्ति मानेंगे तो उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, क्योंकि नियम होता है कार्य उत्पन्न होने के पहले कम से कम पहले एक क्षण कारण चाहिए, पूर्व में विद्यमान चाहिए। अतः गंध गुण अधिक
उसके पहले अवयवी द्रव्य रहता है पृथ्वी वगैरह। दूसरे क्षण में आता है कौन? गंधादिक गुण, क्योंकि गंधादिक गुण कार्य है और पृथ्वी आदि उसके कारण है। तात्पर्य फिर क्या निकला कि गंध और पृथ्वीत्व समान काल नहीं हुए, अतः एक दूसरे के व्याप्य नहीं बन सकते। अर्थात पृथ्वीत्व का व्याप्य गंध बनेगा, गंध का व्याप्य पृथ्वीत्व नहीं। उसी प्रकार स्नेह गुण है, वो भी एक क्षण बाद में आएगा। जलत्व जाति तो पहले से है, अतः जलत्व का व्याप्य स्नेह गुण है, किंतु स्नेह का व्याप्य जलत्व नहीं हो सकता। ये शंका हुई थी। फिर उसके लिए उत्तर दिया था कि ठीक है मनी, हम क्या करेंगे, अब आपका कहना बराबर है। अतः और यो नियम भी बराबर है कि दोनों समान पदार्थ एक देश में, समान देश में और समान काल में है तो परस्पर के व्याप्य व्यापक होते हैं एक दूसरे के। ये इसका व्याप्य, वो उसका व्याप्य, वो उसका व्यापक, वो उससे व्यापक, ये होता है। और यहाँ उदाहरण जो हमने दिया उसमें आपने दोष दिखाया, अतः हम दूसरा उदाहरण देते, वही उसी को लेंगे, थोड़ा सा बदल करेंगे। तो एक है पृथ्वीत्व जाति और दूसरा लिया था हमने गंध। गंध नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे? गंधवत्व। गंधवत्व शब्द का अर्थ होता है गंध की अधिकरणता। तो पृथ्वीत्व जाति और गंधवत्व ये दो समान देश समान काल में रहने वाले हैं, अतः एक दूसरे के व्याप्य है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ भले किसी काल में हो किसी काल में न हो, एक देश में हो एक देश में न हो, तो भी उसकी अधिकरणता सब काल में सब देश में रहती है। ठीक, जैसे वृक्ष पर कपि बैठा है, कपि संयोग, एक देश में शाखावच्छेदेन है कपि का संयोग, किंतु उस कपि संयोग की अधिकरणता समस्त वृक्ष में है, अतः उसकी अधिकरणता न्यून देश में रहने वाली नहीं होती है। अतः जलत्व और स्नेहवत्व ये दो पदार्थ समान देश समान काल में एक दूसरे की व्याप्य है। और यह बात जगदीश भट्टाचार्य ने व्याप्ति निरूपण के प्रसंग में बताया था। बताइए कौन बात? क्या कि जो पदार्थ कदाचित होवे जिसमें ता पदार्थ की अधिकरणता सदा रहे है, इस बात को बताया है जगदीश भट्टाचार्य ने। क्या है वहां का प्रसंग? वो प्रसंग बता रहे। अब जो पंक्ति चलेगी नया 37 पेज पर पहली पंक्ति, वो देखिए, तहा यह प्रसंग है। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति होवे है, यह नियम। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ एक होता है, कुछ पदार्थ होते अव्याप्य वृत्ति, कुछ पदार्थ होते व्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति मतलब क्या? न्यून देश में रहने वाले या न्यून काल में रहने वाले जो, उनको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। और जो अधिक देश में रहते या अधिक काल में रहते उनको कहते क्या? व्याप्य वृत्ति। ठीक है, और चाहे तो संस्कृत में उसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, अव्याप्य वृत्ति उसकी लिखते हैं। अव्याप्य वृत्ति बराबर स्वाधिकरण निष्ठ, स्वाधिकरण निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। उदाहरण कपि संयोग, कपि संयोग। ठीक, उदाहरण घटाएंगे लक्षण में। लक्षण है स्वाधिकरण निष्ठ, जो अत्यंताभाव, उस अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। जैसे उदाहरण कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति है, तो घटाएंगे उसमें, स्व शब्द से पकड़ेंगे कपि संयोग, स्व कपि संयोग, स्वाधिकरण कपि संयोग का अधिकरण कौन? वृक्ष।
उस वृक्ष में निष्ठ अर्थात रहने वाला, वृक्ष में रहने वाला कौन? अत्यंत अभाव। तो कपि बैठा है वृक्ष की शाखा पर, और मूल में, वृक्ष के मूल में, खोड़ावर मूल में कपि संयोग है क्या? नहीं है। फिर क्या है उसके वहां पर? कपि संयोग का अभाव। ठीक है। और वो अभाव कहाँ ले रहे हम लोग? उसी वृक्ष पर। शाखावच्छेदेन कपि संयोग है, किंतु मूलावच्छेदेन कपि संयोग का क्या है? अभाव। तो पुनः घटाइए, स्व कपि संयोग, स्वाधिकरण कपि संयोग आधिकरण कौन? वृक्ष। उस वृक्ष में निष्ठ अर्थात रहने वाला अत्यंत अभाव। मूलावच्छेदेन कपि संयोग का अत्यंत अभाव। कौन अत्यंत अभाव लेंगे? कपि संयोग का अत्यंत अभाव। और उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? कपि संयोग। कपि संयोग का अत्यंत अभाव है ना, उसका प्रतियोगी हुआ कपि संयोग। यस्याभावः स प्रतियोगी। तो प्रतियोगित्व चला गया किसमें? कपि संयोग में। अर्थात कपि संयोग क्या हुआ? अव्याप्य वृत्ति पदार्थ हुआ। ठीक है, आगे चलिए। अव्याप्य वृत्ति पदार्थ की, ऐसा जो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है जैसे कपि संयोग, उसकी अधिकरणता व्याप्य वृत्ति हो गए है, किंतु उसकी अधिकरणता कैसी है? व्याप्य वृत्ति है। अभी व्याप्य वृत्ति मतलब क्या, उसका भी लक्षण लिख लेते हैं। तो लिखेंगे स्वसमानाधिकरण, स्वसमानाधिकरण, स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम, व्याप्य वृत्तित्वम, व्याप्य वृत्तित्वम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव, तो स्व से पकड़ेंगे अधिकरणता को, कपि संयोग की अधिकरणता पूरे वृक्ष में है। स्व अधिकरणता, स्व समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द का अर्थ होता है एकाधिकरण, एक अधिकरण में रहने वाले। ठीक है, तो स्व अधिकरणता, स्व समानाधिकरण, अधिकरणता का हाँ अधिकरण, अधिकरणता का अधिकरण कौन है वहां पर? वृक्ष है कि नहीं? तो स्व समानाधिकरण नहीं, हाँ बराबर, अधिकरण मतलब एक अधिकरण कौन है? वृक्ष। उस वृक्ष में रहने वाला जो अत्यंताभाव है कि नहीं? तो कौन अत्यंताभाव मिलेगा? वृक्ष में रहने वाला कपि संयोग का अत्यंताभाव मिलेगा, शाखावच्छेदेन। पट का अत्यंताभाव मिलेगा, किंतु अधिकरणता का अत्यंताभाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यदि अधिकरणता का अत्यंताभाव मिलता तो उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी अधिकरणता होती, किंतु अधिकरणता पूरे वृक्ष में बैठी है, अतः उसका अत्यंताभाव उस वृक्ष पर नहीं मिल रहा है। तो फिर उस अत्यंताभाव का वो अधिकरणता प्रतियोगी है क्या? प्रतियोगी अप्रतियोगी है। अप्रतियोगित्व चला गया अधिकरणता में, अर्थात अधिकरणता कैसी हुई? व्याप्य हुई। बात समझ में आ रही? दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे पूरे पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति है, ऐसा कहीं है क्या? पृथ्वीत्व जाति या इस कोने में है पृथ्वी के उस कोने में पृथ्वीत्व जाति नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, समस्त पृथ्वी में है कौन? पृथ्वीत्व जाति। अतः पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी में कैसी है? व्याप्य वृत्ति है, बराबर। और पृथ्वी पर घट रखेंगे तो पृथ्वी पर घट है, घट कैसा है? अव्याप्य वृत्ति है, और पृथ्वीत्व जाति व्याप्य वृत्ति है। फिर व्याप्य वृत्ति का लक्षण उस पृथ्वीत्व जाति में घटाएंगे। तो स्व पृथ्वीत्व जाति, स्व पृथ्वीत्व जाति, स्व समानाधिकरण अर्थात पृथ्वीत्व जाति का जो अधिकरण कौन है? पृथ्वी। उस पृथ्वी में रहने वाला अत्यंताभाव, कौन अत्यंताभाव मिलेगा पृथ्वी पर? घटात्यंताभाव, मठात्यंताभाव या जलत्वात्यंताभाव मिलेगा कि नहीं? जलत्व थोड़ी पृथ्वी में,
जलत्व का अत्यंत अभाव है, और जलत्व अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? जलत्व है कि नहीं? उस पृथ्वी में पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव मिलेगा क्या? नहीं। यदि जैसे जलत्व का अत्यंत अभाव मिल रहा है इसलिए प्रतियोगी बन रहा है कौन? जलत्व। उस प्रकार पृथ्वी में पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव मिलता तब उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी पृथ्वीत्व होता, किंतु पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव पृथ्वी पर नहीं मिल रहा है, अतः अत्यंत अभाव का पृथ्वीत्व प्रतियोगी होगा क्या? नहीं। प्रतियोगी नहीं होगा तो क्या होगा? अप्रतियोगी। अप्रतियोगी तो चला गया किसमें? पृथ्वीत्व में। अतः पृथ्वीत्व कैसा हुआ? व्याप्य वृत्ति हुआ। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर पंक्ति, तहाँ यह प्रसंग है अव्याप्य वृत्ति पदार्थ की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति होवे है। लग गया? अधिकरणता अव्याप्य वृत्ति नहीं होवे है। अधिकरणता कैसी रहती है? व्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति नहीं। एक देश में रहने वाली नहीं होती अधिकरणता, पूरे देश में रहने वाली होती है, अर्थात व्याप्य वृत्ति होती है। अधिकरणता अव्याप्य वृत्ति नहीं होवे है। आगे चलिए, अव्याप्य वृत्ति दो प्रकार का होवे। अव्याप्य वृत्ति भी दो प्रकार का है। कौन कौन? देशकृत अव्याप्य वृत्ति होवे है और कालकृत अव्याप्य वृत्ति होवे है। देश को लेकर, जैसे घट पृथ्वी पर है, समोर सामने, यहाँ है, बाहर के देश में नहीं है। कौन? घट। तो घट अव्याप्य वृत्ति है, किंतु कैसा? देशकृत अव्याप्य वृत्ति है। एक देश में है तो एक देश में नहीं। देशकृत अव्याप्य वृत्ति हो गए। और एक है कालकृत अव्याप्य वृत्ति, है कि नहीं? मतलब एक काल में है, एक काल में नहीं। घट उत्पन्न होने के पहले घट है क्या? नहीं। तो घट कैसा? फिर कालकृत भी अव्याप्य वृत्ति है। हो गया कि नहीं? कालकृत अव्याप्य वृत्ति हो गया है। उसकी परिभाषा दे रहे स्वयं, जो पदार्थ के एक देश में होवे और एक देश में न होवे सो देशकृत अव्याप्य वृत्ति कही है। जो पदार्थ घट पदार्थ एक देश में होवे और एक देश में न होवे सो घटात्मक पदार्थ, घटरूप पदार्थ देशकृत अव्याप्य वृत्ति कही है। बराबर? आगे, जैसे पदार्थ के एक देश में संयोग होवे, संयोग का उदाहरण लिया है कि नहीं? पदार्थ के एक देश में है कौन? संयोग। शाखावच्छेदेन कपि संयोग है, मूलावच्छेदेन नहीं है। जैसे पदार्थ के एक देश में संयोग होवे है सो देशकृत अव्याप्य वृत्ति है, किंतु वो कैसा हुआ? देशकृत अव्याप्य वृत्ति। परंतु संयोग की अधिकरणता सारे पदार्थ में हो गए। कपि संयोग वो भले स्वयं कैसा है? अव्याप्य वृत्ति है, किंतु उसकी अधिकरणता पूरे वृक्ष पर है। अतः नियम बन गया पहले पंक्ति में जो दिया है, क्या? अव्याप्य वृत्ति पदार्थ की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति होवे है। ठीक। परंतु संयोग की अधिकरणता सारे पदार्थ में होवे, एक देश में नहीं। याते अव्याप्य वृत्ति संयोग की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति है। संयोग कैसा है? स्वयं अव्याप्य वृत्ति, किंतु उसकी अधिकरणता व्याप्य वृत्ति। याते अव्याप्य वृत्ति संयोग की अधिकरणता व्याप्य वृत्ति है, अव्याप्य वृत्ति नहीं। यह सिद्धांत है। और अब कालकृत बता रहे, किसी काल में होवे किसी काल में नहीं होवे सो कालिक अव्याप्य वृत्ति कही है। कोई भी पदार्थ किसी काल में है, किसी काल में नहीं, एक काल में है, एक काल में नहीं है, तो उस पदार्थों को क्या कहेंगे? कालकृत अव्याप्य वृत्ति, है कि नहीं? कोई भी, जैसे पट उत्पन्न होने के पहले है क्या? नहीं। उत्पन्न होने के बाद है, नष्ट होगा तो बाद में नहीं रहेगा। एक काल में है तो एक काल में नहीं है, अतः पट में क्या है? कालकृत अव्याप्य वृत्ति। बराबर? हम लोग का शरीर भी कालकृत अव्याप्य वृत्ति और देशकृत भी अव्याप्य वृत्ति है। और किसी काल में होवे किसी काल में नहीं होवे सो कालिक अव्याप्य वृत्ति कही है। लग गया? पूर्व कई रीति से जो मूल बात चल रही थी अभी, तो पृथ्वी तो और गंध, ये दो भले समान देश में समान काल में नहीं है, किंतु गंध नहीं लेंगे आप, गंधवत्व अर्थात गंध की अधिकरणता, वो तो समस्त पृथ्वी में शुरू से रहेगी ना। हाँ, वही करे आप। पूर्व कई रीति से गंधादिक गुण कालिक अव्याप्य वृत्ति है, क्योंकि गंध गुण पृथ्वी के पहले क्षण में नहीं है, दूसरे क्षण में आता है, तो कालिक अव्याप्य वृत्ति हो गया कौन? गंध गुण। पूर्व कई रीति से गंधादिक गुण कालिक अव्याप्य वृत्ति है,
तिनकी अधिकरणता, तिनकी गंधादि गुण की अधिकरणता द्रव्य की उत्पत्ति क्षण में भी रहे। द्रव्य पृथ्वी, उस पृथ्वी रूप द्रव्य की उत्पत्ति क्षण में भी रहे। कौन? अधिकरणता, गंध की अधिकरणता। याते, इसलिए गंधवत्व मिला। आगे क्या है? रसवत्व है ना, उसको काट दीजिए, वहां लिखिए स्नेहवत्व। स्नेहवत्व, ठीक है। चलिए फिर, याते गंधवत्व, स्नेहवत्व, पृथ्वीत्व, जलत्व के समान समदेश समकाल वृत्ति है। वृत्ति मतलब रहने वाले है, समदेश समकाल में रहने वाले। कौन कौन? पहला उदाहरण गंधवत्व और पृथ्वीत्व समदेश समकाल में रहते हैं। दूसरा उदाहरण स्नेहवत्व और जलत्व समदेश समकाल वृत्ति है। यह न्याय रीति से समाधान है। बराबर। फिर वेदांत मत के अनुसार, वेदांत मत में तो निर्गुण द्रव्य उपजे नहीं, प्रथम ही सगुण हो गए। वेदांत मत में वो नियम नहीं है। कौन सा? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। ये नियम नैयायिकों का है, वेदांतियों का नहीं। वेदांत मत में प्रथम क्षण में उसमें रहते क्या? गुण। वेदांत मत में तो निर्गुण द्रव्य उपजे नहीं, प्रथम ही सगुण होवे। याते, इसलिए गंध, आगे क्या है? रस है ना, रस को काट दीजिए, वहां पर लिखिए स्नेह। याते गंध स्नेह के भी पृथ्वीत्व जलत्व व्याप्य है। गंध का व्याप्य पृथ्वीत्व है, स्नेह का व्याप्य जलत्व है। और उसका उल्टा भी, पृथ्वीत्व का व्याप्य गंध है, जलत्व का व्याप्य स्नेह है। परस्पर दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है। वेदांत मत में कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। हाँ, तो क्या नियम बन गया? जो दो पदार्थ समान देश समान काल में रहते हैं, वे एक दूसरे के व्याप्य व्यापक रहते हैं। उदाहरण नैयायिकों की दृष्टि से पृथ्वीत्व जाति और गंधवत्व। दूसरा उदाहरण जलत्व जाति, स्नेहवत्व। वेदांत मत भी इस नियम के लिए उदाहरण पृथ्वीत्व जाति और गंध, गंधवत्व लेने की जरूरत नहीं। जलत्व जाति और स्नेह, स्नेहवत्व को लेने की जरूरत नहीं। चलिए, होगा इतना। आगे अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति के ज्ञान की अपेक्षा प्रकार। अनुमान प्रमाण से अनुमिति प्रमा उत्पन्न होती है, किंतु अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होने में व्याप्ति ज्ञान की क्या होती है? अपेक्षा। व्याप्ति ज्ञान जिसको है उसी को क्या होता है? अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इस बात को बता रहे। अब अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति के ज्ञान की अपेक्षा प्रकार, इस रीति से अविनाभाव रूप संबंध व्याप्ति है। अभी तक उसका विवेचन वो परोक्ष हो चुका है। अविनाभाव रूप संबंधों को क्या कह दिया? व्याप्ति। इस रीति से अविनाभाव रूप संबंध व्याप्ति है। तीस वाला व्याप्ति वाला, अविनाभाव रूप संबंध जो है व्याप्ति, उस व्याप्ति वाला जो, उसको कहेंगे क्या? व्याप्य। तीस वाला व्याप्य है। उदाहरण दिया था व्याप्य और व्यापक का। कौन व्याप्य बताया था? धूम व्याप्य है और वन्नी व्यापक। वही देखिए, व्याप्य जो धूम ताका पर्वतादिकन में जाकू प्रत्यक्ष ज्ञान होवे। किसी ने देखा, वन्नी की जरूरत थी, वन्नी मिल नहीं रहा था, फिर धूम देखा। कहां पर? पर्वत पर धूम देखा, व्याप्य को देखा। ठीक है ना। अब जिसको ये पता रहेगा कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी होता है, उसको ही धूम को देखकर पर्वत पर वन्नी की अनुमिति होगी। और जिसको ये व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, कौन से व्याप्ति का ज्ञान? हाँ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी होता है। इस प्रकार के व्याप्ति का ज्ञान जिसको नहीं है, उसने 1000 बार भी पर्वत पर धूम देखा तो भी उसको वन्नी की अनुमिति नहीं होगी। अर्थात अनुमिति ज्ञान के लिए कारण है कौन? व्याप्ति का ज्ञान। पंक्ति देखिए, व्याप्य जो धूमता का पर्वत अधिकरण में जाकू प्रत्यक्ष ज्ञान होवे अथवा शब्द ज्ञान होवे। प्रत्यक्ष ज्ञान भी चलेगा। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ, शब्द से बताया किसी ने, तो भी काम हो सकता है। जैसे घर में कोई बैठा है पंडित और उसको अग्नि की जरूरत है, अग्नि मिल नहीं रहा है, घर में है नहीं, है कि नहीं। फिर उसने विचार किया अब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। शिष्यों को भेजा, रे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इधर उधर ढूंढो, देखो कहाँ है वन्नी।
कहीं नहीं मिल रहा है। फिर एक को दिखाई दिया, कहा पर्वत पर धूम। फिर आकर बताया उस पंडित जी को, महाराज जी पर्वत पर धूम तो है। अच्छा, मिल गए फिर अग्नि। नहीं महाराज जी, अग्नि नहीं, धूम है। अरे है, तुमको पता नहीं, हमको पता है। क्या? जा जा धूम होता है, वहां वहां वन्य होता है। पंडित को पता था व्याप्ति ज्ञान, इसलिए शब्द से सुना धूम है करके, तो भी उससे उसको हो जाती है क्या? अनुमिति, वन्य का निश्चय लग गया। वही दे रहे जो धूम, हाँ, व्याप्य जो धूम ताका पर्वतादिकन में जाको प्रत्यक्ष ज्ञान होवे अथवा शब्द ज्ञान होवे, ताकू उस व्यक्ति को पर्वतादिकन में अग्नि का अनुमिति ज्ञान होवे है। लग गया, उसको ही पर्वत पर क्या होगा? वन्य का अनुमिति ज्ञान होगा। तैसे और रस के ज्ञान से रूप का ज्ञान होवे है। रस के ज्ञान से होता है ज्ञान किसका? रूप का। किंतु किसको? जिसको ये पता है कि जहां जहां रस होता है वहां वहां रूप होता है, ऐसा ज्ञान जिसको है। तो इसे रस के ज्ञान से रूप का ज्ञान हो गया है। परंतु जा पुरुष को धूम वन्य का व्याप्य है, अर्धविराम, ऐसा ज्ञान पूर्व हुआ होवे। मिला एक पंक्ति, ताकू धूम ज्ञानते व्याप्यत्व का स्मरण होय के वन्य की अनुमिति होवे। किसी को भी वन्य की अनुमिति नहीं होगी धूम को देखने पर भी। तो धूम को देखने पर किसको होगी वन्य की अनुमिति? जिसने पूर्व में व्याप्ति का ग्रहण कर लिया है। पंक्ति पुनः देखिए, परंतु जा पुरुष को धूम वन्य का क्या है? व्याप्य है। ऐसा ज्ञान पूर्व पहले कभी हुआ होवे, ताकू उस व्यक्ति को ही धूम ज्ञानते व्याप्यत्व का स्मरण हो के, व्याप्यत्व अर्थात व्याप्ति, व्याप्यत्व का मतलब क्या है? व्याप्ति है कि नहीं? हाँ, व्याप्यत्व का स्मरण होय के वन्य की अनुमिति हो गया है। क्यों व्याप्यत्व को व्याप्ति कहते, वो स्वयं बता रहे आगे, ध्यान दीजिए। पर्वतो धूम और वन्य, इन दोनों में व्याप्य कौन है? धूम। व्यापक कौन है? वन्य, बराबर। और व्यापक की व्याप्ति रहती है किसमें? व्याप्य में। व्याप्य कौन है? धूम। धूम पर है कौन? व्याप्ति है कि नहीं? धूम पर है कौन? व्याप्ति। और व्याप्य कौन हुआ? धूम। और व्याप्यत्व धर्म भी कहाँ है? धूम में है कि नहीं? तो व्याप्यत्व धर्म भी धूम में रह रहा है और व्याप्ति भी धूम में रह रहा है। और समान देश समान काल में रहने वाले धर्मों का भेद होता है। व्याप्ति धूम में रह रही है, व्याप्यत्व भी धूम में है, अतः व्याप्यत्व का मतलब व्याप्ति। लग गया जी ये बात? पंक्ति देखिए, ऐसा ज्ञान पूर्व हुआ होवे, ताकू धूम ज्ञानते व्याप्यत्व का स्मरण होय के वन्य की अनुमिति होवे। व्याप्ति को व्याप्यत्व कहे, देखिए दिया, व्याप्यत्व ही व्याप्ति है, व्याप्ति ही व्याप्यत्व है। क्योंकि व्याप्य में रहने वाले दोनों धर्म है, व्याप्ति भी व्याप्यत्व भी। व्याप्ति को व्याप्यत्व कहे, तैसे रूप का व्याप्य रस है। रूप का व्याप्य कौन? रस है। ऐसा जाकू, आगे क्या है? ज्ञान है ना, वहां चाहिए ज्ञान। ठीक, ऐसा जाकू ज्ञान हुआ होवे, ताकू रस के ज्ञान ते रूप की। रस के ज्ञान से ज्ञान होगा किसका? रूप का, रूप की। और रस में व्याप्ति का स्मरण होय के, किंतु कैसा ज्ञान होगा? रस में पहले व्याप्ति का क्या होगा? स्मरण। हाँ, कि जहां जहां रस होता है वहां वहां रूप होता है, इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण। रस में व्याप्ति का स्मरण होय के रूप की अनुमिति होवे है। लग गया, जाकू व्याप्यत्व का ज्ञान पूर्व हुआ नहीं। व्याप्यत्व मतलब व्याप्ति। जाकू जिस व्यक्ति को पहले व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने भले पर्वत पर धूम देखा तो भी उसको वन्य का ज्ञान नहीं होगा। जाकू व्याप्यत्व का ज्ञान पूर्व हुआ नहीं, ताकू धूमादिकन के ज्ञानते वन्य आदिकन की अनुमिति होवे नहीं। याते व्याप्ति का ज्ञान अनुमिति का करण है। इसलिए व्याप्ति का ज्ञान क्या है? अनुमिति का करण। करण मतलब व्यापार वाला असाधारण कारण। कौन? व्याप्ति ज्ञान। फल अनुमिति, करण व्याप्ति ज्ञान। व्यापार कौन? बताएंगे, देखिए। याते व्याप्ति का ज्ञान अनुमिति का करण है, और व्याप्ति वाले को व्याप्य कहे है। जो व्याप्ति वाला है, जिसके माथे पर व्याप्ति बैठी है, उसको कहते हैं क्या? व्याप्य।
व्याप्ति वाले को व्याप्य गए और व्याप्ति को व्याप्यता गए। व्याप्ति का ही दूसरा नाम व्याप्यता। तो व्याप्ति, व्याप्यता, व्याप्यत्व, ये सब एक समानार्थी शब्द है। क्या क्या? व्याप्ति, व्याप्यता, व्याप्यत्व। कैसे? ध्यान दीजिए। धूम व्याप्य है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे कार्य में रहती है क्या? कार्यता, कारण में कारणता, प्रतियोगी में प्रतियोगिता। उस प्रकार बराबर व्याप्य में क्या रहेगी? व्याप्यता। व्याप्य कौन है? धूम, उसमें व्याप्यता है, व्याप्ति भी है, व्याप्यत्व भी है। समान देश समान काल है, अतः व्याप्ति मतलब व्याप्यत्व मतलब व्याप्यता, तीनों समानार्थी शब्द हुए। कौन कौन? व्याप्ति, व्याप्यत्व, व्याप्यता। ठीक है, चलिए। व्याप्ति वाले को व्याप्य गया है और व्याप्ति को व्याप्यता गया है। सो व्याप्ति का ज्ञान भी संदेह रूप कारण नहीं। अनुमिति ज्ञान के लिए कारण है कौन? व्याप्ति ज्ञान। किंतु संदेहात्मक व्याप्ति ज्ञान रहेगा तो उससे भी अनुमिति नहीं होगी। फिर व्याप्ति ज्ञान कैसा चाहिए? निश्चयात्मक, जिसको पक्का पता है क्या कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी होता है। उसको ही धूम को देखकर क्या होगी? वन्नी की अनुमिति होगी। और जिसको संशयात्मक ज्ञान है, धूम होता है जहां जहां वहां वन्नी होता है कि नहीं होता है पता नहीं वो हमको, फिर उसको धूम को देखने के बाद भी वन्नी का ज्ञान नहीं होगा। चलिए, सो व्याप्ति का ज्ञान भी संदेह रूप कारण नहीं। काहे थे? धूम वन्नी की व्याप्ति वाला है वह नहीं। धूम जो है वह वन्नी का व्याप्ति वाला है क्या? नहीं है। ऐसा जाकू पूर्व ज्ञान हुआ है संध्यात्मक, ताकू धूम ज्ञानते वन्नी का ज्ञान होवे नहीं। धूम देखने पर भी वन्नी का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। किंतु कैसा चाहिए फिर? धूम वन्नी की व्याप्ति वाला है। धूम कैसा है? वन्नी की व्याप्ति वाला है। ऐसा जाकू निश्चय रूप ज्ञान हुआ है पक्का, ताकू धूम ज्ञानते वन्नी का अनुमिति रूप ज्ञान होवे। उसको ही धूम को देखकर वन्नी का क्या होगा? अनुमिति रूप ज्ञान हो गए। या ते व्याप्ति का निश्चय अनुमिति का हेतु है। कुल मिलाकर सिद्ध हुआ फिर व्याप्ति का निश्चय कारण है किसके लिए? अनुमिति के लिए। अनुमिति के लिए कारण कौन? व्याप्ति का निश्चय। व्याप्ति का निश्चय रहेगा तब होगी कौन? अनुमिति। याते व्याप्ति का निश्चय अनुमिति का हेतु है। सो व्याप्ति का निश्चय, अब ठीक है बोलेंगे व्याप्ति का निश्चय होना चाहिए, किंतु व्याप्ति का निश्चय, निश्चयात्मक व्याप्ति का ज्ञान किससे होगा? तब कह रहे सहचार दर्शन से, है कि नहीं? वो कह रहे आगे, सो व्याप्ति का निश्चय सहचार ज्ञान से हो गए। सहचार ज्ञान, साथ साथ रहने का ज्ञान। बार बार 10-12 बार देखा है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है। हम महानस में गए थे, धूम था, वन्य था बराबर। जहाँ धूम रहता है वहाँ वन्य। अच्छा, चतवर में गए, गोष्ठ में गए, बहुत 10-12 जगह देखा, तो जहाँ धूम होता है वहाँ जरूर होता है कौन? इसको कहते हैं क्या? सहचार दर्शन। फिर सहचार दर्शन से क्या होता है? व्याप्ति का निश्चय। और व्याप्ति का निश्चय होता है तब उससे होती है क्या? अनुमिति। ठीक है, सो व्याप्ति का निश्चय सहचार ज्ञान से हो गए। महानसाधिकरण में बारंबार धूम वन्य का सहचार देखिए कि वन्य का व्याप्य धूम है ऐसा ध्यान हो गए। मानस रसोई घर बार बार देखा है, जा धूम वह अग्नि, जा धूम वह अग्नि। उस प्रकार धूम वन्य का सहचार ठीक है, वन्य का व्याप्य धूम है ऐसा ज्ञान हो गए, लग गया। और धूम का व्याप्य वन्य है ऐसा ज्ञान होवे नहीं। वन्य का व्याप्य धूम ये ज्ञान होता है, किंतु धूम का व्याप्य वन्य है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। बोलेंगे क्यों? जैसे दोनों का साथ साथ देखा है ना, जहां जहां धूम है वहां वन्य है कि नहीं? तो जैसे वन्य का व्याप्य धूम है ज्ञान होता है, उस प्रकार वन्य का भी व्याप्य धूम का भी व्याप्य वन्य है यह ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो बोलते हैं क्या? इसलिए नहीं होगा कि व्यभिचार भी देखा है। आयोगोलक में धूम का व्यभिचारी है कौन? वन्य। धूम से अधिक देश में रहने वाला है कौन? वन्य। अतः धूम का व्याप्य वन्य है यह ज्ञान नहीं होगा। तो व्याप्ति का निश्चय कब होता है? जहां वहां होता है व्यभिचार का दर्शन न हो और सहचार दर्शन हो, तब व्याप्ति का क्या होता है? निश्चय। और जब व्याप्ति का निश्चय होता है तब उससे अनुमिति होती है। चलिए, और धूम का व्याप्य वन्य है ऐसा ज्ञान होवे नहीं। काहे थे? मानसाधिकरण में जैसा वन्य का सहचार धूम में देखिए, मानसाधिकों में देखा है क्या? वन्य का सहचारी है कौन?
धूम साथ साथ रहने वाला धूम में देखी है। तो ऐसा धूम का सहचार यद्यपि वन्नी में देखी है, मानस में धूम का भी सहचारी है कौन? वन्नी। दोनों का देखा है कहां पर? मानस में। तैसा धूम का सहचार यद्यपि वन्नी में देखी है, तथापि धूम का व्यभिचार भी वन्नी में देखी है कि नहीं? धूम का सहचार जैसा वन्नी में देखा है ना, उस प्रकार धूम का व्यभिचार भी देखा है। किसमें? वन्नी में। धूम का व्यभिचार वन्नी में मतलब धूम से अधिक देश में रहने वाला है कौन? वन्नी। तथापि धूम का व्यभिचार भी वन्नी में देखी है। याते यह सिद्ध हुआ क्या? जा पदार्थ का जा में व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे और सहचार प्रतीत होवे, ता पदार्थ की व्याप्ति का तामे निश्चय होवे है। यह नियम बन गया। व्याप्ति का निश्चय कब किसमें बनता है ये कह रहे हैं, तो घटाएंगे। जा पदार्थ का, जा पदार्थ का वन्नी पदार्थ का, जा में पंक्ति देखती जाइए। जा पदार्थ का वन्नी पदार्थ का, जा में धूम में व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे। वन्नी का व्यभिचार धूम में नहीं देखा है। वन्नी से अधिक देश में धूम रहता है ऐसा देखा नहीं। जा में व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे और सहचार प्रतीत होवे, किंतु वन्नी का सहचार धूम में प्रतीत होता है, व्यभिचार नहीं होवे। सहचार प्रतीत होवे ता पदार्थ की, ता पदार्थ की वन्नी पदार्थ की व्याप्ति का ता में धूम में निश्चय होवे। लग गया? इसी को घटा रहे आगे। वन्नी का धूम में व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे, यही घटाया था। जा पदार्थ का, जा पदार्थ का वन्नी पदार्थ का, जा में धूम में व्यभिचार प्रतीत नहीं होवे, है ना? और सहचार प्रतीत होवे। ता पदार्थ की वन्नी पदार्थ की व्याप्ति का ता में धूम में निश्चय होवे। कोई पंक्ति दे रहे नीचे देखिए। वन्नी का धूम में व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे और सहचार प्रतीत होवे, याते वन्नी की व्याप्ति का धूम में क्या होता है? निश्चय होवे। वन्नी में धूम का सहचार प्रतीत होवे है बराबर। वन्नी में धूम का, पहले क्या था? वन्नी का धूम में, अब उल्टा कर दिया। वन्नी में धूम का क्या है? सहचार है, और सहचार के साथ साथ व्यभिचार भी देखने को मिला है। अतः धूम का व्याप्य वन्नी है यह निश्चय नहीं होगा। ठीक, पंक्ति देखिए। वन्नी में धूम का सहचार प्रतीत होवे है और व्यभिचार भी प्रतीत होवे, याते धूम का व्याप्य वन्नी है यह निश्चय होवे नहीं है कि ऐसा निश्चय हो नहीं सकता। कौन सा? धूम का व्याप्य वन्नी है, क्योंकि व्यभिचार दर्शन से ही सहचार दर्शन है। और हमको क्या चाहिए? व्यभिचार दर्शन नहीं चाहिए और सहचार दर्शन चाहिए, तभी व्याप्य व्यापक भाव का निश्चय होता है। आगे चलिए। सहचार नाम साथ रहने का है। सहचार मतलब क्या? साथ साथ रहने का नाम है क्या? सहचार, साथ साथ रहने, बराबर रहने। सहचार नाम साथ रहने का है। व्यभिचार नाम जुदा रहने का है। जुदा, जुदा मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। व्यभिचार नाम जुदा रहने का है। यद्यपि जल के धूम में वन्नी का व्यभिचार है। कोई शंका कर रहा है यद्यपि से, व्यभिचार हम दिखाते। जल का धूम, जल का धूम मतलब देखा है कभी? कब? ठंडी के दिन में आप जलाशय के पास जाएंगे, किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, तो बहुत सारा उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखता है। धुआं नहीं होता है वो क्या होती है? बाष्पीभवन है कि नहीं? किंतु लगता है दूर से क्या है? धुआं। यद्यपि जल के धूम में वन्नी का व्यभिचार है, मतलब वन्नी से अधिक देश में रहने वाला है कौन? धूम, व्यभिचार है। और अग्नि शांत हुए जो महानस में धूम है। स्वयं घर, रसोई घर, भोजन बन चुका है, बड़े बड़े चूल्हा लगा हुए है, बहुत सारा भोजन बन गया, पूरा हो गया। अब लोग क्या करते? फिर उस पर अग्नि को बुझा देते पानी डालकर, तो अग्नि तो नष्ट हो गया, बुझ गया, किंतु धुआं ऊपर चलता हुआ दिखता है बहुत देर तक। वहां पर धुआं है कि नहीं? वन्य है क्या? नहीं। फिर वन्य का व्यभिचार धूम हुआ कि नहीं? हुआ। अग्नि शांत हुए जो महानस में धूम रहे है, ताके विषय उसमें भी वन्य का व्यभिचार है। या तक शंका हुई, उत्तर दे रहे तथापि जाके मूल का उच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ऊंची धूम रेखा में वन्नी का व्यभिचार नहीं। वन्नी का व्यभिचार धूम में दिखाई दे रहा है, किंतु हमको जिस प्रकार का धूम चाहिए उसमें व्यभिचार नहीं है। कैसा धूम चाहिए हमको? जिसका मूल का उच्छेद नहीं हुआ है। ऐसे ऊंची धूम रेखा चलती रह रही, अगरबत्ती लगाई चलती रहती है धुआं, ठीक है ना? और अग्नि शांत हुआ, धुआं चल रहा है किंतु कट जाता है, ठीक है ना? और जल का भी वैसा ही है, जलाशय पर तो दिखाई देता है, ठीक।
तथापि जाके मूल का उच्छेद नहीं हुआ, ऐसी ऊंची धूम रेखा में वन्नी का व्यभिचार नहीं। या ते विलक्षण धूम रेखा में वन्नी का व्याप्ति का प्रत्यक्ष रूप निश्चय हो गए। इसलिए विलक्षण अखंड धूम रेखा, उसमें वन्नी के व्याप्ति का क्या होता है? निश्चय, प्रत्यक्ष निश्चय। वन्नी के व्याप्ति का, वन्नी का व्याप्ति का है ना, वह क्या चीज? वन्नी के व्याप्ति का। पंक्ति वन्नी के व्याप्ति का प्रत्यक्ष रूप निश्चय हो गए, लग गया। तैसी विलक्षण धूम रेखा का पर्वतादिकन में प्रत्यक्ष हो के। पर्वत पर धूम रेखा देखिए, किंतु कैसी? विलक्षण। विलक्षण मतलब अखंड, अखंड, जिसके मूल का उच्छेद नहीं हुआ है, ऐसी धूम रेखा। तो ऐसी विलक्षण धूम रेखा का पर्वतादिकन में प्रत्यक्ष हो के धूम वन्नी का व्याप्य है, ये निश्चय हो जाता है। धूम कैसा है? वन्नी का व्याप्य है। इस अनुभव के संस्कार का उद्भव हो के पर्वत पर धूम देखा, फिर व्याप्ति का स्मरण हुआ, क्योंकि व्याप्ति का अनुभव पूर्व में हो चुका है। फिर व्याप्ति का क्या हुआ? स्मरण। फिर निश्चय होता है पर्वतो वन्यमान, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। धूम वन्नी का व्याप्य है। इस अनुभव के संस्कार का उद्भव होवे है। तिस्ते अनंतर, उसके बाद वन्यमान पर्वत, ऐसी अनुमिति हो गए। तो अनुमिति ज्ञान का आकार, हाँ, वन्यमान पर्वत, पर्वतो वन्यमान, चाहे वन्यमान पर्वत, ठीक है। और हेतु धूम, व्याप्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, यथा महाराज, अनुमान बन गया। पर्वतो वन्यमान धूमात् यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा तथा चयम तस्मात् तथा, ठीक है। पर्वत वन्य वाला है। पर्वत कैसा है? वन्य वाला, धूम वाला होने से जो जो धूम वाला होता है वह वन्य वाला होता है। जैसे महाराज, तो बन गया अनुमिति ज्ञान, है कि नहीं? तो अनुमिति ज्ञान के लिए करण कौन है? व्याप्ति का ज्ञान। व्याप्ति का ज्ञान क्या है? करण। अर्थात व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा अनुमान प्रमाण, और उससे उत्पन्न होती है क्या? अनुमिति रूप प्रमा, ठीक है। इतना तक विचार हुआ। अब आगे तीसरा शीर्षक आएगा, सकल नैयायिक मत में अनुमिति का क्रम कैसा होता है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या क्या होता है, वो सब बताना है। उसका विचार हम लोग कल करेंगे।